नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। साथियों, अगर आपका पाइथन का प्रैक्टिकल है तो आप इस क्लास को प्रॉपर तरीके से ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और मोस्ट यूज़फुल भी है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 5 से 6 प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लॉजिक के साथ में समझने का प्रयास करेंगे। लगातार मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल की इम्पॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इन क्लासेस को फॉलो नहीं किया है तो आप इनको देख लीजिए, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। साथ ही जो हमारा सेकंड चैनल है वहां पर भी आप लोगों को लगातार क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर किसी न किसी बैच में पूछा जाएगा। वो हो सकता है कि अलग रूप में पूछा जाए, बट लॉजिक वही होने वाला है। यहाँ पर बोला गया है राइट आ प्रोग्राम दैट टेक्स इन आ सेंटेंस एज इनपुट, यानी कि एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें आपको एक सेंटेंस स्ट्रिंग के रूप में लेना है, इनपुट के रूप में लेना है, एंड डिस्प्लेस द नंबर ऑफ वर्ड्स, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। जो सेंटेंस यूज़र के द्वारा इनपुट किया गया है उसमें कितने वर्ड्स हैं, कितने कैपिटल लेटर हैं, कितने स्मॉल लेटर हैं, कितने स्पेशल सिंबल हैं और कितने स्पेसेस हैं, ये आपको काउंट करना है। इसका प्रोग्राम आप कैसे क्रिएट करेंगे, आइए देखते हैं। तो जो ओ लेवल के प्रैक्टिकल होते हैं उसे आपको किस सॉफ्टवेयर पे करना होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड की थी। आई होप कि आपने इस वीडियो को देखा होगा। चूँकि हम लोग पाइथन का प्रोग्राम रन करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन करेंगे पाइथन। तो हमने ओपन किया पाइथन, तो यहाँ पर लिख के आ रहा है पाइथन 3.7, पाइथन 3.7 मैनुअल। जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है IDLE, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप से एक इंटरफेस आ जाएगा जिसको बोलते हैं पाइथन सेल। देन आपको जाना है फाइल पे, मिलेगा ऑप्शन न्यू फाइल का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस टाइप से एक ब्लैंक फाइल दिखाई देगी जहाँ पे आप पाइथन का कोड लिखोगे। चलिए देखते हैं। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम थी उसमें बोला गया था कि एक सेंटेंस इनपुट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इतने के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं। तो हम जाएंगे IDLE पे और यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे एक वेरिएबल। तो हमने बनाया एक वेरिएबल str के नाम का, जिसके अंदर हम उस सेंटेंस को स्टोर करेंगे। देन आपको पता है कि जब भी आपको यूजर से कोई भी इनपुट लेना होता है तो आपके पास है इनपुट मेथड जिसका हम यूज़ करते हैं। तो हमने लिखा इनपुट और ब्रैकेट के अंदर हमने पास कर दिया इंटर एनी सेंटेंस। तो जो सेंटेंस था उसे हमने यहाँ से इंटर करवा लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो सेंटेंस है वो इंटर करवा लिया है। जो सेंटेंस है वो str नाम के वेरिएबल के पास आ चुका है। अब चूँकि हमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और वर्ड्स को काउंट करना है, तो आपने एक बात सीखी है कि जब भी अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको कुछ ऐड करने की बात की गई है तो आप उस केस में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर दीजिए, क्योंकि किसी भी वेरिएबल में किसी भी वैल्यू में 0 ऐड करने से उसके रिजल्ट में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप s की वैल्यू 1 करोगे तो इस केस में जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें एक वैल्यू एक्स्ट्रा आएगी। तो हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट रूप से जो वैल्यू है उसको 0 सेट करेंगे। तो सबसे पहले बनाया मैंने एक वेरिएबल जिसमें हम क्या करेंगे, जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको स्टोर करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है C अल्फ़ा, यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट।
और इसकी वैल्यू हमने कर दी है 0। देन उस सेंटेंस में जितने भी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होंगे वो यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी प्रकार से हमने कर दिया एस अल्फ़ा, यानी कि जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हमने स्टोर करने के लिए बनाया एक वेरिएबल एस अल्फ़ा और इसकी वैल्यू हमने कर दी है 0। इसी प्रकार से हमें निकालने हैं स्पेशल सिंबल, तो हमने बनाया SPC के नाम से वेरिएबल, इसकी वैल्यू मैंने कर दी है 0। इसी प्रकार से वर्ड्स को काउंट करने के लिए बनाया एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू कर दी है 0। तो जो आपने यहाँ पर कोड लिखा है ये वो कोड है जहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, लेटर्स हैं, वो काउंट करके यहाँ पर अपडेट की जाएगी। अब चूँकि जो हमारे पास चारों वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, तो हम क्या करते हैं इसको एक लाइन में कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा C अल्फ़ा इक्वल S अल्फ़ा, इसके बाद इक्वल स्पेशल इक्वल वर्ड्स इक्वल 0। इसका मतलब क्या है कि C अल्फ़ा में भी 0 है, S अल्फ़ा में भी 0 है, SPC में भी 0 है और वर्ड्स में भी 0 है। तो हमारे पास इतना आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग में जितने भी लेटर्स हैं उनको काउंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिया एक फंक्शन जिसका नाम है len। तो len के अंदर हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को पास कर दिया। तो स्ट्रिंग का नाम क्या है str। तो इस केस में जो len मेथड है इस सेंटेंस में जितने भी लेटर्स होंगे उन सभी को काउंट करके दे देगा। देन एक एक करके लेटर हम उठाएंगे इस स्ट्रिंग से और उसको चेक करवाएंगे कि वो लेटर कैपिटल में है, स्मॉल में है, स्पेशल कैरेक्टर है या फिर वर्ड है। तो हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी लूप की। तो हमने लिखा फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट के अंदर हमने पास कर दिया len कि भैया इस str के अंदर जो सेंटेंस है उसमें जितने भी लेटर्स हैं उन सभी के लिए आप लूप को चलाइए। तो एक एक करके प्रत्येक लेटर के लिए ये लूप चलेगा और वो लेटर i के अंदर यानी जो नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो पहले आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। ठीक है, तो जो ये लाइन है ये मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने यहाँ से इंटर किया दिस इज़ अ कार। तो इस केस में जब यहाँ पर str को पास किया जाएगा तो जो len फंक्शन है, मेथड है, ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनको काउंट करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर समथिंग 14 लेटर्स मौजूद हैं स्पेस और स्पेशल सिंबल को मिलाकर। तो यहाँ पर पूरा आ जाएगा 14। देन अब लगा हुआ है रेंज मेथड। तो ये क्या करेगा, ये 0 से लेकर 13 तक, क्योंकि जो आप नंबर पास करते हो उससे एक कम तक की आपको रेंज देता है। तो ये आपको देगा 0 से लेकर 1 2 3 करते करते 12 13। अब हम क्या करेंगे, जो ये नंबर है पहले ये लूप चलेगा 0 के लिए, तो जो i है इसमें आ जाएगा 0। और आपको पता है कि जो भी स्ट्रिंग्स होती हैं उसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है। मान लीजिए हमारे पास str के अंदर एक स्ट्रिंग है SATYAM। तो इसमें क्या होगा, इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1 2 3 4 5। अगर मैं आपसे कहूं कि जो कंटेंट t है इसको प्रिंट कराइए तो आप लिखोगे str और ब्रैकेट के अंदर आप उसका इंडेक्स पास कर दोगे, दैट इज़ 2। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे str और ब्रैकेट के अंदर i, क्योंकि i में पहले 0 आएगा तो 0 इंडेक्स पे जो लेटर होगा वो हमको मिल जाएगा। उसी प्रकार से इंडेक्स 1 हो जाएगा तो 1 इंडेक्स पे जो होगा वो हमें मिल जाएगा। तो इस कंटेंट के लिखने से हमें एक एक लेटर मिलता रहेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा क्या कि जो वैल्यू जो इंडेक्स जो हमारे पास वेरिएबल str है इसके इंडेक्स में आप लिख दीजिए i, जिसमें पहले आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2 करते करते जितने भी नंबर्स होंगे सभी इंडेक्स के लिए लेटर यहाँ पर आएंगे। तो मैंने कहा कि stri पे जो वैल्यू है
क्या वो अपर केस में है, और आपको पता है कि इस काम को करने के लिए आपको मिलता है इज़ अपर मेथड, तो हमने लिखा इज़ अपर। अगर ये वैल्यू अपर होगी, क्या अगर ये वैल्यू अपर में होगी तो क्या करेगा, जो कैपिटल अल्फ़ाबेट है उसकी वैल्यू को हम एक इंक्रीज़ कर देंगे। तो हमने लिखा इफ़ stri डॉट इज़ अपर, अगर ये बात सही है तो इस केस में जो वैल्यू सी अल्फ़ा में है, जो वैल्यू सी अल्फ़ा में है उसको आप 1 से इंक्रीज़ कर दीजिए। तो सी अल्फ़ा इक्वल सी अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है जी। नहीं तो स्पेस देना है आपको ELIF, नहीं तो जो वैल्यू str इंडेक्स i पे है अगर वो लोअर है, तो हमने यहाँ पर लिखा इज़ लोअर, तो हमने यहाँ पर बिल्ट इन जो मेथड्स हैं उनका यूज़ कर लिया है। अगर वो वैल्यू लोअर में है तो इस केस में जो s अल्फ़ा की वैल्यू है उसे आप इंक्रीज़ कर दीजिए 1 से, तो s अल्फ़ा प्लस 1, नहीं तो 1 मिनट स्पेस आपको देना पड़ेगा इक्वल, जो ये स्पेस आप दे रहे हैं ये स्पेस इक्वल होना चाहिए। एलिफ जो वैल्यू str इंडेक्स i पे है अगर वहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस है तो हमने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया है, तो इस केस में जो वर्ड की वैल्यू है उसको आप 1 से बढ़ा दीजिए, तो वर्ड्स इक्वल WORDS वर्ड्स प्लस 1। अगर ना तो वो स्मॉल लेटर में है ना कैपिटल लेटर में है ना वो स्पेस है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो एक स्पेशल वर्ड है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है एल्स, और इसकी जो वैल्यू है SPC उसको हमने 1 से बढ़ा दिया है, तो SPC प्लस 1। तो जो मेन लॉजिक है वो आप लोगों का यही है। अब ये काम कैसे करेगा एक बार देख लेते हैं ताकि जो लॉजिक है वो क्लियर होता रहे। मान लीजिए किसी बंदे ने यहाँ पर लिखा राजा, तो इस केस में इसकी लेंथ को यहाँ से काउंट किया जाएगा। इसमें आपके 4 लेटर्स हैं तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो जो रेंज मेथड है ये आपको देगा 0 1 2 3। तो जो पहला बार जब ये लूप चलेगा तो जो i है इसमें आएगा 0, देन यहाँ पर वैल्यू को रखा जाएगा कि str इंडेक्स 0 पे कौन सी वैल्यू है, दैट इज़ कैपिटल R। क्या वो अपर केस में है, तो मालूम पड़ा हाँ वो अपर केस में है। तो इस केस में सी अल्फ़ा की वैल्यू जो कि 0 थी अब वो हो जाएगी क्या, उसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा। तो जो सी अल्फ़ा है, जो सी अल्फ़ा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब चूँकि ये यहीं पे मिल चुका है, कंडीशन सही हो चुकी है, तो इस केस में जो कंट्रोल है ये फिर से इस बार इस वाले इंडेक्स के लिए लूप चलाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा str इंडेक्स ऑफ 1। इंडेक्स ऑफ 1 पे क्या है, तो मान लीजिए स्मॉल लेटर में है राजा, ठीक, ये लिखा था कुछ इस टाइप से, ठीक। तो जो a है वो किस पे है, इंडेक्स a पे, इंडेक्स 1 पे a है। तो इस बार यहाँ पर अब चेक किया जाएगा कि क्या a अपर केस में है, मालूम पड़ा नहीं, तो यहाँ पर आएगा कंट्रोल, फिर यहाँ चेक करेगा कि क्या a लोअर केस में है, तो मालूम पड़ा हाँ। तो इस केस में जो s अल्फ़ा है उसकी वैल्यू में 1 ऐड कर दिया जाएगा, पहला था 0 अब हो जाएगा 1। देन अब लूप चलेगा इस सेकेंड नंबर के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा str इंडेक्स ऑफ सेकेंड। तो इंडेक्स ऑफ सेकेंड पे क्या है, j है, तो इस केस में यहाँ पर j को रखा जाएगा। क्या j अपर केस में है, नहीं। क्या j लोअर केस में है, हाँ। तो इस केस में जो अल्फ़ा की वैल्यू है उसमें 1 और ऐड कर दिया जाएगा, पहले 1 था तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 2। देन अब चलेगा लूप a के लिए, तो यहाँ पर क्या a अपर केस में है, नहीं। क्या a लोअर केस में है, हाँ। तो इस केस में जो अल्फ़ा की वैल्यू है, एस अल्फ़ा की वैल्यू वो 1 बढ़ा दी जाएगी और यहाँ पर 3 आ जाएगी। अब काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि स्पेस से आप वर्ड कैसे काउंट करोगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ दिस इज़ आ कार, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि जो स्पेस आ रहा है
वो एक वर्ड के बाद में आ रहा है। यानी कि अगर किसी डिजिट के बीच में, किसी लेटर के बीच में स्पेस हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके पहले वाला और उसके बाद वाला एक वर्ड है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर स्पेस के ज़रिए वर्ड को पता लगाया है। और आपको पता है अगर स्पेस 3 है तो वर्ड होंगे 4, अगर स्पेस 4 हैं तो वर्ड होंगे 5, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। एक स्पेस यहाँ पर है, एक स्पेस यहाँ पर है और एक स्पेस यहाँ पर है। तो अगर स्पेस 3 है तो वर्ड कितने हैं? 4 है। तो इस केस में जब हम लोग वर्ड्स को प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू को 1 इंक्रीज़ कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले कि स्मॉल लेटर जो टोटल हैं, टोटल स्मॉल लेटर, टोटल स्मॉल लेटर्स। और हमने यहाँ पर क्या किया, एस अल्फ़ा की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ से जो एस अल्फ़ा है वो प्रिंट हो जाएगा। देन इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। मैंने इस बार लिखा यहाँ पर सी अल्फ़ा यानी कि कैपिटल लेटर। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। देन इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर के लिए हमने यहाँ पर SPE की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है और यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्पेशल। देन मैंने कहा टोटल वर्ड्स और यहाँ पर हमने वर्ड की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया WORDS+1, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर स्पेस 3 है तो जो वर्ड हैं वो 4 होंगे, यानी कि एक स्टार होगा। इसको हमने किया एग्जीक्यूट। तो ये पूछ रहा है कि आप इसे किस नाम से सेव करोगे। तो हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है काउंट के नाम से। इसको मैंने सेव कर दिया। देन आप देखेंगे कि यहाँ पर लिख के आ चुका है इंटर एनी सेंटेंस। मैंने लिखा आई एम सत्यम साहू। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है नेम सी अल्फ़ा इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने यहाँ पर गलती कर दी है, प्रिंट कराने में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर होगा सी अल्फ़ा, यहाँ पर क्या होगा सी अल्फ़ा, स्पेलिंग सही है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, सी अल्फ़ा, ठीक है। इसको मैंने किया एग्जीक्यूट, इंटर एनी सेंटेंस आई एम सत्यम साहू। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है नेम SPE इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि फिर से यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, नाम रखा था हमने SPC। तो इस प्रकार से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि अगर इसमें कोई बग आ गई है तो उसे आप कैसे पता लगाओगे, वहीं पे आपको शो करवा देता है। फिर से ट्राई करते हैं। तो इंटर एनी सेंटेंस, तो आई एम सत्यम साहू। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है टोटल स्मॉल लेटर 10, कैपिटल लेटर 3, स्पेशल लेटर 3, टोटल वर्ड 4। आपको मैं दिखा देता हूँ काउंट करके। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैपिटल लेटर के बारे में। तो एक ये हो जाएगा, 2, 3, तो यहाँ पर आ चुका है 3। स्पेशल कैरेक्टर, तो ये आपका एक डुअल कोट ये हो गया, एक डुअल कोट ये हो गया और ये आपका हो गया फुल स्टॉप। तो ये आपके 3 हो गए। बात करें वर्ड के बारे में तो 1, 2, 3, 4 आपके वर्ड हो गए। देन स्मॉल लेटर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर आपको मिल चुका है 10। अगर मान लीजिए आपको काउंट करना है कि स्पेस कितने हैं, तो इस केस में आप यहाँ पर क्या करें, जो वर्ड्स की वैल्यू है, कंट्रोल C कर लेता हूँ मैं, यहाँ कर देता हूँ कंट्रोल V। मैंने यहाँ पे लिख दिया है टोटल स्पेसेस। तो यहाँ पर आपको प्रिंट करना है सिर्फ वर्ड्स, क्योंकि वर्ड के अंदर हम लोगों ने स्पेस को ही स्टोर करवाया था। इसको मैंने किया रन। तो इंटर एनी सेंटेंस, तो दिस इज़ आ कार, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है टोटल स्मॉल लेटर 9, कैपिटल लेटर 1, स्पेशल लेटर 1, टोटल वर्ड्स 4, टोटल स्पेस 3। देखिए आप, एक स्पेस यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को जो इसका लॉजिक है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने आप लोगों के लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर दी है जहां पे आप लोगों को MCQs फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो जो अगला प्रोग्राम आपके पास आता है वो है पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर आ नंबर इज़ पैलिंड्रोम और नॉट, यानी कि दिया गया नंबर एक पैलिंड्रोम नंबर है या फिर नहीं, इस बात को चेक करने के लिए आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे जाकर एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। तो फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसको मैं सेव कर देता हूँ Ctrl+S डेस्कटॉप पे पैलिंड्रोम के नाम से, पैलिंड्रोम। ठीक है, सेव कर दिया हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। तो मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 12321, क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है? तो आंसर आएगा जी हाँ, ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। इसकी पहचान क्या होती है? ऐसा नंबर जो कि लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से इक्वल दिखे उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। या आप ये बोल सकते हो कि आपके पास कोई नंबर है, उसके डिजिट को आप राइट से लेफ़्ट कर दीजिए, अगर वही नंबर आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। या आप बोल सकते हो वो नंबर जिसके डिजिट्स को रिवर्स करने पे हमें वही नंबर मिल जाए, वो एक पैलिंड्रोम नंबर होता है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 12321, अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया है, तब भी आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों नंबर एक जैसे हैं। तो इस केस में ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। मैंने लिखा 5406, क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? इसको आप रिवर्स करिए तो पहले 6 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर 5 आएगा। तो आप देखिए इनकी शक्ल और इनकी शक्ल अलग अलग है, तो इस केस में ये एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो आपको समझ में आ गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके लॉजिक के बारे में। तो सबसे पहले मैंने यूज़र से उस नंबर को पूछा, तो मैंने लिखा num int और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया इनपुट, और मैसेज को प्रिंट किया मैंने यहाँ पर enter any number which you want to check, है ना। आप लिख सकते हो which you want to check, ओके। देन यूज़र क्या करेगा, उस नंबर को इनपुट करेगा, और आपको पता है कि इनपुट फंक्शन जो कुछ भी रीड करता है वो एज आ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो हमने उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। आपने देखा था कि आपके पास कोई नंबर था, देन उसको आपने रिवर्स किया था। रिवर्स करने के बाद आपने जो ओरिजिनल नंबर था उससे और जो आपने रिवर्स किया है उसको मैच कराया था। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, जो नंबर यूज़र ने दिया है उसकी डुप्लीकेट कॉपी रखनी होगी मैच कराने के लिए, नहीं तो जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर था वो नष्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, जो नम के अंदर वैल्यू आ चुकी है उसे मैंने टेम्प के अंदर स्टोर करवा लिया। टेम्प क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने इस वैल्यू को कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद चूँकि हमें जो नंबर है उसको रिवर्स करना है तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो बनाया वेरिएबल हमने रिव के नाम से, और इसको मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया है 0 से। तो रिव इक्वल 0। देन इसके बाद अब जो मेन लॉजिक है वो यहाँ से आता है। मैंने बोला, क्या बोला कि जो वैल्यू नम के अंदर है, जब तक वो 0 से बड़ी है तब तक आप इस लूप के अंदर दिए गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करिए। सबसे पहला काम ये रहेगा कि हमारे पास जो नंबर आएगा,
मान लीजिए कोई नंबर है 1 2 3 4 5, तो इस केस में जो इसका सबसे लास्ट का डिजिट है उसको हम लोग निकालेंगे। और आपको पता है कि मान लीजिए लिखा हुआ है 31, अगर आप 31 में 10 से मॉडुलस करते हो तो जो मॉडुलस ऑपरेटर है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि रिमाइंडर देना, यानी कि शेषफल देना। तो आप 10 में से 31 में 10 से भाग करोगे, 3 बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 30 और यहाँ पर आपको आ जाएगा 1, जो कि रिमाइंडर है। तो हम यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने बोला, क्या बोला कि जो वैल्यू नम के अंदर है उसको आप 10 से डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ लास्ट का डिजिट, उसे आप आर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दीजिए। स्टोर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू रू में है, जो वैल्यू रू में है दैट इज़ प्रेजेंट टाइम में 0, उस पर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये डिजिट आया है उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 से डिवाइड किया है और आपको यहाँ पर 10 से ही डिवाइड करना है, 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। ये काम कैसे करेगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा। देन जो यहाँ से रिजल्ट आएगा उसे आप रिव के अंदर अपडेट कर दीजिए। तो हमने वही वैल्यू रिव के अंदर अपडेट करा ली है। देन जो हमारे पास नंबर था जिसको हम लोगों ने यहाँ से उसके लास्ट डिजिट को निकाल लिया है, उसको अब हम परमानेंटली डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमने लिखा यहाँ पर नम में आप एक काम करिए, डिवाइड करिए 10 से। तो इस केस में हमें जो लास्ट का डिजिट है उसको निकाल कर बाकी का नंबर मिल जाएगा और वही वैल्यू हमने नम के अंदर स्टोर कर दी। देन जब ये कंप्लीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे और नम की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आएगा। देन हम लोग यहाँ पर कंपेयर कराएंगे, क्या कि जो वैल्यू टेम्प के अंदर थी, जो कि नम की हमने कॉपी की थी, अगर वो वैल्यू रिव के अंदर जो वैल्यू आ गई है उसके इक्विवेलेंट है, तो आप प्रिंट कर दीजिए कि जो नंबर है वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो हमने लिखा नंबर इज़ पैलिंड्रोम और इसको हमने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। नहीं तो आप प्रिंट कर दीजिए कि भैया जो नंबर आपने इनपुट किया था वो एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक, ओके। देन जो ये आपका प्रोग्राम है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इसको एग्जीक्यूट करने की। तो हमने क्लिक किया F5 की और यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। अच्छा आप ये बताइए कि इसमें एरर क्या है। तो बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 ब्रैकेट ओपन किया है और यहाँ पर सिर्फ हमने 1 ब्रैकेट क्लोज किया है, तो ये एक सिंटेक्स एरर है। अब इसमें देखते हैं कोई एरर है कि नहीं है। तो इसमें कोई एरर नहीं है। पूछ रहा है इंटर एनी नंबर विच यू वांट टू चेक। मैंने बोला 1 2 3 2 1, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है नंबर इज़ पैलिंड्रोम। इसको मैं दोबारा से करता हूँ एग्जीक्यूट। मैंने इंटर किया 7 8 4 1, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है नॉट आ पैलिंड्रोम नंबर। मैंने लिखा 1 मिनट, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 1, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है नंबर इज़ पैलिंड्रोम। अब ये कैसे हुआ, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि लॉजिक क्लियर रहे। यूज़र ने यहाँ से इनपुट किया था 1 2 1, तो जो नम है उसमें आ चुका था 1 2 1 और वही 1 2 1 टेम्प में भी आ चुका है। तो जो टेम्प है उसमें भी 1 2 1 है और नम है उसमें भी 1 2 1 है। देन कंट्रोल यहाँ पर आएगा, रिवर्स की वैल्यू 0 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पर कंडीशन को चेक किया जाएगा कि जो वैल्यू नम में है दैट इज़ 121, क्या 121 0 से बड़ा है। तो मालूम पड़ा हाँ, तो जो कंट्रोल है इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर है नम मॉडुलस 10, तो नम वैल्यू कितनी है 121, 121 डिवाइड बाई 10,
तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 12 बार और रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो जो r है इसमें आ जाएगा 1। देन यहाँ पर लिखा हुआ है रिव इंटू 10, रिव में कितना है 0, तो 0 में आप जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, प्लस r में कितना है, r में है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + 1 यानी कि 1। तो जो ये वैल्यू आई है इसे हमने फिर से रिव के अंदर अपडेट कर दी है, तो जहाँ पे अभी तक 0 था अब वो हो चुका है 1। देन कंट्रोल यहाँ पर आएगा, नम इक्वल नम डिवाइड बाई 10, तो नम में कितना है, नम में अभी भी 121 है। देन हमने डिवाइड करवाया 10 से, तो ये जाएगा 12 बार, तो जो नम है इसमें अब आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। जो 12 है अब इसको यहाँ पर रखा जाएगा, क्या 12 0 से बड़ा है, तो मालूम पड़ा हाँ। फिर कंट्रोल यहाँ पर आएगा, फिर से यहाँ पर मॉडुलस निकालेगा, तो 12 में हमने 10 से डिवाइड करवाया तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो जो r है इसमें आ जाएगा 2। फिर कंट्रोल इस लाइन पे आएगा, रिव इंटू 10, रिव में कितना है 1, 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10, प्लस r में कितना आया है, r में आया है 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। तो जो 12 है इसे हमने रिव के अंदर स्टोर करवा दिया, तो जहाँ पर अभी तक 1 था अब वहाँ पर हो चुका है 12। इसके बाद में कंट्रोल यहाँ पर आएगा और 12 में डिवाइड करेगा 10 से, तो इस केस में ये एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो जो नम की वैल्यू है अब वो बचेगी 1, तो क्या 1 0 से बड़ा है, तो मालूम पड़ा हाँ, यानी कि कंडीशन हो जाएगी ट्रू। फिर यहाँ पर आएगा 1 मॉडुलस 10, तो इस केस में जब आप 1 में 10 का मॉडुलस निकालोगे तो जो ऊपर नंबर होता है वही आपको मिलता है रिजल्ट के रूप में, तो इस केस में जो r है यहाँ पे आ जाएगा 1। देन रिवर्स इंटू 10, रिव में कितना है, रिव में है 12, तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120, प्लस r में कितना है, r में है 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 121। तो जो ये 121 है ये रिव के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा, तो जहाँ पर अभी तक 12 था वहाँ पर हो जाएगा 121। देन इसके बाद में कंट्रोल यहाँ पर आएगा 1 डिवाइड बाई 10, अगर आप किसी नंबर में किसी अदर नंबर से डिवाइड करते हो, अंश छोटा है हर बड़ा है, तो इस केस में आपको मिलता है 0, तो जो नम है इसमें आ जाएगा 0। कंडीशन यहाँ पर चेक होगी, तो क्या 0 बड़ा होता है 0 से, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंट्रोल यहाँ पर आएगा और इस कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा, टेम्प इक्वल रिव, तो टेम्प में कितना था 121, क्या 121 इक्वल है जो वैल्यू रिव के अंदर है, रिव में कितना है, रिव में है 121, तो मालूम पड़ा हाँ 121 के बराबर होता है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा नंबर इज पैलिंड्रोम। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली जो ये आपके नंबर्स वाले प्रोग्राम होते हैं ये आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जैसे कि हो गया परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम, पैलिंड्रोम नंबर है या फिर नहीं, या फिर पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या फिर नहीं, इसका प्रोग्राम हो गया। इसके अलावा जो नंबर्स हैं, जो नंबर है उसको रिवर्स करने का प्रोग्राम, तो जो नंबर्स के प्रोग्राम हैं ये भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो है पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ कैलकुलेटर टू डू बेसिक ऑपरेशन, यानी कि आपको एक पाइथन प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें जो बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको करने के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट करिए। तो मैं जाता हूँ पाइथन की IDLE पे और यहाँ पे एक नई फाइल लेता हूँ, तो हमने न्यू फाइल पर क्लिक कर दिया है। इसके पहले की सारी फाइल क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि उनका कोई काम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। देन सबसे पहले हम लोग दो नंबर्स को इंटर करवाएंगे, तो 1 मिनट, तो मैंने यहाँ पर लिखा num1
num1 इक्वल इंट और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा यहाँ पर इनपुट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर और यहाँ से यूज़र हमें पहला नंबर दे देगा। देन इसी प्रकार से हम लोग दूसरा नंबर लेने के लिए भी क्या करेंगे, दूसरा नंबर भी इंटर करवा लेंगे। तो इंटर सेकेंड नंबर। देन उसके पहले हमें उससे पूछना पड़ेगा कि आप पहले नंबर में दूसरे नंबर के साथ में क्या करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पर बनाया एक वेरिएबल, ठीक, यहीं पर, और उसका नाम रखा हमने ऑपरेटर। ऑपरेटर कि आपको क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या फिर भाग करना है। तो इंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। देन हमने यहाँ से सेकेंड नंबर इनपुट करवा लिया है जो कि आ जाएगा num2 के अंदर। तो इस केस में आपको दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं और उन वैल्यूज़ पे क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या फिर डिवाइड करना है, वो आपने यहाँ से पता लगा लिया। अब बारी है यहाँ पर लॉजिक लिखने की। तो मैंने बोला यहाँ पर इफ़ जो वैल्यू ऑपरेटर के अंदर आई है, जो वैल्यू ऑपरेटर के अंदर आई है, अगर वो वैल्यू इक्वल है, किसके इक्वल है, प्लस के, तो इसका मतलब ये है कि उन नंबर्स को ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट और मैं लिख पर कर देता हूँ num1 प्लस num2, ठीक है। तो जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा। नहीं तो अगर मान लीजिए जो वैल्यू ऑपरेटर में है वो प्लस नहीं है तो वो आएगा एलएफ में। तो अगर वैल्यू जो ऑपरेटर के अंदर है, किस में है, ऑपरेटर के अंदर है, अगर वो इक्वल है माइनस के, तो इसका मतलब ये है कि जो यूज़र है वो वैल्यूज़ को घटाना चाह रहा है। तो प्रिंट num1 माइनस num2। अगर ऐसा नहीं है, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी कर लेता हूँ। यहाँ पर जो ये आपके स्पेस होते हैं इनका आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ पर स्पेस दे दिया तो इस केस में आपको मिल जाएगी एरर। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट का जो ब्लॉक होता है उसको डिफाइन करने के लिए आप स्पेस का यूज़ करते हो। तो हमने यहाँ पर इक्वल स्पेस दिया है, ये स्टेटमेंट इसका है, ये स्टेटमेंट इसका है, ये स्टेटमेंट इसका है। अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूँ कुछ इस टाइप से, तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट इसके हो जाएंगे और ये वाला इसका हो जाएगा। तो जो प्रोग्राम है वो गलत तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो आपको स्पेस, जिसको बोलते हैं इंडेंट, उसका खास ध्यान रखना है। तो मैंने बोला कि अगर ऑपरेटर के अंदर मल्टीप्लाई का साइन है तो इस केस में आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं तो अगर वो ना तो प्लस है, ना तो माइनस है, ना तो मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब ये है कि उसने डिवाइड का साइन एंटर किया होगा। तो इस केस में आप num1 में num2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ऐसा भी नहीं है, ना तो वो प्लस है, ना तो माइनस है, ना तो मल्टीप्लाई है, ना तो डिवाइड है, तो इस केस में आप यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए कि भैया आपने इनवैलिड एक्सप्रेशन दिया है। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक, इनवैलिड ऑपरेटर। तो जो प्रोग्राम है बिल्कुल सिंपल सा है, बस आप लोगों को लॉजिक समझना है। इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इनपुट किया 24। इंटर ऑपरेटर, तो मुझे कहा कि मुझे ऐड करना है, ठीक है। इंटर सेकंड नंबर, तो मैंने इंटर किया 8। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है 32। अब ये 32 कैसे आया, तो 24 में आप 8 ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। सर ये बताइए कि अगर मुझे इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एडवांस बनाना है, मैं चाहता हूँ कि जो ये रिज़ल्ट यहाँ पर ऐसे आ रहा है ना, वो रिज़ल्ट ऐसे ना करके यहाँ पर कुछ इस टाइप से आए, 24 + 8 = 38। अगर उसने यहाँ पे मल्टीप्लाई इंटर किया होता तो यहाँ पर लिख के आता 24 × 8 =
8 चौको 32 के 2 ऐसे लगा 3, 8 दूनी 16 और 3 19। यानी कि इस प्रकार से रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए। तो कैसे प्रिंट होगा आइए जान लेते हैं। इसको कट करता हूँ। तो आपको आना है प्रिंट के अंदर, देन मैंने यहाँ पर लिखा नंबर 1, ठीक है जी, कॉमा, फिर आपको यहाँ पर देना है एक स्पेस, ध्यान से समझिएगा, नंबर 1 स्पेस, इसके बाद कॉमा, जो वैल्यू ऑपरेटर के अंदर है उसको आप प्रिंट कर लीजिए, ऑपरेटर, ठीक है, देन कॉमा, फिर से एक स्पेस, ओके, स्पेस देने के बाद हमने यहाँ पर लगा दिया इक्वल, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों को देना है, बट उसके पहले यहाँ पर num2 को भी प्रिंट कराना होगा। तो स्पेस दे दीजिए यहाँ पे, और इसके बाद फिर से कॉमा, और हमने यहाँ पर num2 की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया है और कॉमा लगा दिया है। तो आपको इस प्रकार से स्टेटमेंट लिखना होगा प्रत्येक लाइन में। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इनपुट किया 78, इंटर ऑपरेटर मैंने डिवाइड किया 2 से, इंटर सेकेंड नंबर मैंने एंटर किया 4। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है 78 डिवाइड बाई 4 इक्वल 19.5। तो मुझे आशा है कि जो ये प्रोग्राम है आपको समझ में आया होगा, इससे आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो और भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में जो हमारे पास अगला प्रोग्राम है वो है पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट लीनियर सर्च। यानी कि आपके पास कोई एरे है, कोई लिस्ट है, उसमें किसी स्पेसिफिक आइटम को देखना है कि उसमें अवेलेबल है या फिर नहीं। तो आप इसका प्रोग्राम कैसे क्रिएट करोगे बिना किसी बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ किए हुए, आइए जान लेते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आप लोगों को हमारे दोनों चैनल पर क्लासेस मिल रही हैं, तो आप इनका बेनिफिट उठाइए। साथ ही अगर आप चाहें तो आप ओ लेवल का पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको आना है examzilla.com पे, मिलेगा ऑप्शन स्टोर का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस टाइप से एक स्टोर ओपन हो जाएगा। तो हमने स्टोर पे क्लिक कर दिया, देन यहाँ पर कुछ सेकंड्स में जो ओ लेवल बैच है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, नेट का इशू हो सकता है। examzilla.com चलिए ओपन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओपन हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आते हैं प्रोग्राम के ऊपर। तो हमें यहाँ पर लीनियर सर्च का यूज़ करके इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कि आप इसे सॉल्व कैसे करोगे। इसको मैं ओपन करता हूँ किसी दूसरे ब्राउज़र पे। क्या एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम आ गई है या फिर वो ओपन नहीं कर पा रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। चलिए प्रोग्राम करते हैं, ये तो ओपन हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ से एक नई फाइल लेते हैं और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ सर्चिंग के नाम से। तो डेस्कटॉप पे जाएंगे और नाम रखेंगे सर्च का, सर्च प्रोग्राम का नाम है, ओके जी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बनाएंगे लिस्ट। तो नाम रखा हमने एल, एल है, ध्यान दीजिए ये 1 नहीं है, ये एल है, एल फॉर लिस्ट। तो एल इक्वल, और आपको पता है कि जो लिस्ट के आइटम्स होते हैं उसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 10, 20, 30, 70, 89, 78, 45, 71। तो ये हमारे पास कुछ आइटम्स हैं जो कि लिस्ट में अवेलेबल हैं। देन हम क्या करेंगे,
सबसे पहले यूजर से पूछेंगे कि आप कौन सा नंबर सर्च करना चाहते हो। तो नाम रखा हमने एस आइटम, यानी कि सर्च वाला आइटम, और इसके अंदर हमने उस आइटम को इनपुट करवा लिया है। तो इनपुट एंटर नंबर विच यू वांट टू चेक, ठीक है, विच यू वांट टू चेक अवेलेबल है या फिर नहीं। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, चलाएंगे फॉर लूप, और जो लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं एक एक करके बाहर लेकर आएंगे। तो फॉर आई इन एल कि लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं हर एक आइटम के लिए लूप चलाइए। इफ़ अगर जो वैल्यू यूज़र ने कहा है चेक करने के लिए, यानी कि एस आइटम के अंदर जो वैल्यू है अगर वो वैल्यू आई से मैच करती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट है वो मौजूद है। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट आइटम इज़ अवेलेबल, यानी कि आइटम इज़ प्रेजेंट, और इसको हम क्या करेंगे, यहीं से ब्रेक कर देंगे। क्या करेंगे इसको, 1 मिनट, इसको हमने गलती कर दी यहाँ पे, आइटम इज़ प्रेजेंट, और तुरंत जो f की वैल्यू है उसको आप कर दीजिए 1। अब ये f क्या है, f ये है कि हम लोग यहाँ पर पहले से ही बनाते हैं एक वेरिएबल f के नाम का, और उसकी वैल्यू कर देते हैं 0। अगर नंबर मिलेगा तो जो f की वैल्यू है वो हो जाएगी 1, अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो इस केस में जो f की वैल्यू है वो 0 ही रहेगी। तो अगर वैल्यू 0 ही रही इसका मतलब ये है कि नंबर नहीं मिला है। अगर f की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो वैल्यू थी वो मिल चुकी है। तो f की वैल्यू को आप 1 कर दीजिए और इस लूप को यहीं से टर्मिनेट कर दीजिए। मैंने कहा इफ़ जो वैल्यू f की है अगर वो इक्वल है 0 के, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कंट्रोल है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा है, यानी कि वो नंबर इसमें मौजूद नहीं है। तो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। प्रिंट कर दीजिए आप, क्या प्रिंट करना है कि नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट, और इसको हमने यहाँ से कर दिया। अगर f की वैल्यू 0 नहीं है यानी कि चेंज हो चुकी है 1 से, तो इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है। तो एल्स आपको प्रिंट करना है कि जो नंबर है वो प्रेजेंट है, तो नंबर इज़ प्रेजेंट। इसको मैंने किया एग्जीक्यूट, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भैया इनवैलिड सिंटैक्स, कि जो आपने यहाँ पर लिखा ना सिंटैक्स वो इनवैलिड है। तो इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा गलती क्या है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर से कॉलन का यूज़ नहीं किया है, तो यही इसमें एरर थी। देन एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक, कि जो यहाँ पर स्पेस है उसका कुछ मांझरा गलत हो रहा है, तो इसको मुझे लाना पड़ेगा इफ़ की बॉडी के अंदर। इसको भी लाना पड़ेगा हमें इफ़ की बॉडी के अंदर, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर जो इंडेंट है उसका खास ध्यान रखना है। जो ये स्टेटमेंट है ये इस लूप के अंदर है, देन जो ये तीनों स्टेटमेंट हैं ये इस इफ़ की अंदर हैं। आई थिंक इसमें अब कोई एरर नहीं है। इंटर नंबर विच यू वांट टू चेक, मैंने लिखा 78, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है आइटम इज़ प्रेजेंट, और यहाँ पर लिख के आ चुका है नंबर इज़ प्रेजेंट, क्योंकि हमने यहाँ पर गलती कर दी है, स्टेटमेंट को 2 बार प्रिंट करवा दिया है। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि वो लाइन हम लोगों ने यहाँ पर पहले से लिख रखी है। अगर आइटम मिलता है तो f की वैल्यू को 1 कर दीजिए और इस लूप को टर्मिनेट कर दीजिए। अगर आइटम मिल जाएगा तो जो वैल्यू 0 में थी वो हो जाएगी 1। अगर 1 हो गई तो इसका मतलब नंबर प्रेजेंट है। अगर वैल्यू 0 ही रही तो इसका मतलब ये है कि नंबर इसमें मौजूद नहीं है। मैंने किया एग्जीक्यूट, इंटर नंबर विच यू वांट टू चेक, इंटर किया 10, तो लिख के आ चुका है नंबर इज़ प्रेजेंट, क्योंकि जो 10 है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इस पे मौजूद है।
उसी प्रकार से मैं इसको दोबारा से करता हूँ एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है इंटर नंबर विच यू वांट टू चेक। मैंने लिखा 94, तो नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट, क्योंकि 94 इसमें अवेलेबल नहीं है। अब ये काम कैसे करेगा आइए देख लेते हैं, क्योंकि लॉजिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये स्टेटमेंट चलेगा और पूछेगा यूज़र से कि आप कौन सा नंबर चेक करना चाहते हो, फाइंड करना चाहते हो। यूज़र ने इंटर किया फॉर एग्ज़ाम्पल 30, ठीक है, तो जो एस आइटम है उसमें आ जाएगा 30। एफ में डिफ़ॉल्ट रूप से 0 है, देन कंट्रोल यहाँ पर आएगा फॉर आई इन एल, तो एल में पहला आइटम 10 है, तो जो आई है इसमें आ जाएगा 10। फिर यहाँ पर चेक किया जाएगा कि एस आइटम में कितना इंटर किया गया था 30, क्या 30 बराबर है जो वैल्यू आई में है। तो आई में कितना है, आई में आया है सबसे पहला आइटम दैट इज़ 10, तो मालूम पड़ा जो 30 है वो 10 के बराबर नहीं है, तो जो कंट्रोल है वो यहाँ पर नहीं आएगा, फिर से यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इस केस में जो ये लूप है अब चलेगा 20 के लिए, तो आई में आ जाएगा 20। फिर कंडीशन को यहाँ से चेक किया जाएगा कि एस आइटम इक्वल आई, तो एस आइटम में कितना है, एस आइटम में 30 है, 30 इक्वल आई में कितना है, आई में आया है अभी लेटेस्ट में 20, तो क्या 30 20 के इक्विवेलेंट है, मालूम पड़ा नहीं, यानी कि कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसी प्रकार से अब ये जो लूप चलेगा वो चलेगा थर्ड आइटम दैट इज़ 30 के लिए, तो जो आई है इसमें आ जाएगा 30। फिर यहाँ पे चेक किया जाएगा एस आइटम यानी कि 30 इक्वल आई में कितना है 30, तो क्या 30 के इक्विवेलेंट है, तो मालूम पड़ा जी हाँ 30 के बराबर होता है। तो इस केस में जो कंट्रोल है यहाँ पर आएगा और जो f की वैल्यू है उसमें हो जाएगा 1, यानी कि जहाँ पे 0 था अब वहाँ पे हो चुका है 1, और इस लूप को यहीं से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जो आगे के स्टेटमेंट हैं उनके लिए लूप नहीं चलेगा क्योंकि वैल्यू मिल चुकी है। देन यहाँ से हम लोगों ने कंडीशन को चेक करवाया, इफ़ f इक्वल 0, f में कितना आ चुका है 1, क्या 1 इक्वल 0 के है, तो मालूम पड़ा नहीं, इसका मतलब नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट। अगर f की वैल्यू 0 नहीं है, चूँकि यहाँ पर 1 हो चुकी है, 1 कब होगी जब एलिमेंट मिल जाएगा, तो आप प्रिंट कर दीजिए, नहीं तो आप प्रिंट कर दीजिए नंबर इज़ प्रेजेंट। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को इसका लॉजिक समझ में आया होगा। फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना रखते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। साथियों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर भी वीडियोस मिलने वाली हैं सिर्फ़ और सिर्फ ओ लेवल, ए लेवल और ट्रिपल सी की। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस। जय हिंद।